हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगी आपकी तैयारी ना। तो अपने बात कर रहे थे कौन सा टॉपिक था, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ही बता देता हूं आप क्या बताओगे। तो मैं अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था भाई बताइए। नहीं ध्यान? मुझे भी नहीं ध्यान, कोई तो बता दो, बता दो बता दो, वेट करते हैं थोड़ा सा आपका भी, क्लासेस देखी होंगी ना। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपने बात कर रहे थे हाइड्रोमीटर की। इसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोमीटर सामने तो लिखा हुआ है, कल बताया था ना कल वाली क्लास में। हाइड्रोमीटर तो जो किससे संबंधित है? प्लवन से संबंधित। किससे संबंधित है? प्लवन। उत्प्लावन बल के बारे में अपने पढ़ चुके थे, और उत्प्लावन केंद्र के बारे में पढ़ चुके थे, भार के बारे में पढ़ चुके थे कि क्या होता है, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है उसके बारे में अपने जिक्र कर लिया था, या वस्तु क्यों पानी के अंदर डूबती है, या अपने कोई चीज वस्तु पानी के अंदर डूबते हैं तो अपने भार की कमी क्यों महसूस होती है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। आज छोटी सी बातें हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, हल्की फुल्की 2-3 बातें हैं। इस क्लास को यही आज छोटी सी 5-7 मिनट की क्लास बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों के कमेंट आए थे तो उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था कि तारे क्यों चमकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मैं आपका आंसर देता हूं कि तारे, देखो दोनों क्वेश्चन अलग है। पहला क्वेश्चन था कि तारे क्यों चमकते हैं। तारे चमकना तो ये होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश की एक किरण दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है टकराकर। ये तो परावर्तन था। परावर्तन का नियम किसने दिया था? परावर्तन का नियम दिया था स्ट्रोक नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? स्ट्रोक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो वहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, बहुत से डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे कि अगर कोई भी चीज चमक रही है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई भी चीज चमक रही है, चाहे सूर्य का चमकना है, चाहे वस्तु का चमकना है, चाहे तारे का चमकना है, ग्रहों का चमकना है, अगर कोई भी चीज आपके सामने चमक रही है, वहां पर पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बोलोगे प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला था कि वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देती हैं। अब वस्तु दिखने के 2 रीजन और होते हैं। ये तो मैंने प्रकाश की परिघटना बता दी, वस्तु क्यों दिखाई देती है, तो प्रकाश के परावर्तन। लेकिन वहां पर 2 कंडीशन आप और डाल सकते हो कि वस्तु या तो स्वयं प्रकाशमय हो, क्या हो? स्वयं प्रकाशमय, यानी कि जैसे वो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही हो, या वो प्रकाश में रखी हो। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए, ये रिंग लाइट है, तोड़ दी है मैंने ऐसे इसको। तो ये लाइट है, ये क्या है? प्रकाश में है, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ये प्रकाश है जो उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको अंधेरे कमरे में ले जाकर रखूंगा तो वहां पर रखी वस्तुएं भी तो मुझे दिखाई देंगी ना। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं यहां पे है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वस्तुएं में प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई। तीसरा क्वेश्चन था तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाना? तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो टिमटिमाते हैं अभी किसकी वजह से? तो आप बोलोगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाए, चमकेंगे परावर्तन से, टिमटिमाएंगे अपवर्तन से। दोनों बातों में फर्क है भाई, ध्यान दे लेना। ठीक है, तो कोई बोल दे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो उससे बोलना कि साइंस की क्लास जाके देखो, चांद तारे नहीं टूट सकते। अगर चांद तारे तोड़ोगे पृथ्वी के यार बार चक्कर कौन लगाएगा, है ना। तो चांद तारे तोड़ने वालों को विश्वास नहीं करना है। हाँ, हो सकता है वो आपको 1 रुपए वाली चांद तारी जो आती है, खाने वाली आती थी ना 1 रुपए वाली, जिसमें चांद तारा होता था, वो तोड़ के लाके दे दुकान से, तो वो एक अलग बात है। बाकी आसमान के चांद तारे वो आपको तोड़ के नहीं लाके दे सकता। ठीक है, चलिए, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिल गए आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अपना था हाइड्रोमीटर। इसकी एक ही बात है कि हाइड्रोमीटर होता है ना, वो तरल पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व को मापता है। तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व, बस इसकी इतनी बात है और कुछ भी नहीं है। अपेक्षिक घनत्व, यहां से एक सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि हाइड्रोमीटर क्या मापन की किस चीज को मापता है, तो आप बोलोगे तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व। तरल यानी कि द्रव पदार्थों का। ठीक है, अपनी एक क्लास और आएगी जिसमें मैं ना जैसे भी टाइम मिलेगा उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगा कि किसकी खोज किसने की थी, किसकी खोज किसने की थी, और कौन सा यंत्र किस चीज के काम आता है। जैसे इलेक्ट्रोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए, ठीक है, थर्मामीटर तापमापी होता है। ये सारी बातें मैं आपको एक अलग क्लास लेंगे अपने, उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो
धीरे धीरे जैसे भी अपने टाइम मिलेगा मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन मापन मीटर में से एक क्वेश्चन बनता है, वो एक क्वेश्चन सॉरी भाई, एक क्वेश्चन इसमें से वो डालता ही डालता है। अब एक बार आया था कि सर आप थोड़ा फास्ट बोलते हो, तो धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे भाई। और जो आपकी थंबनेल्स का इश्यू था वो धीरे धीरे हो रहा है, उसमें हम क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा, पर फिर भी जैसे जैसे जो बच्चे देखो, पर अगर थंबनेल की वजह से हम क्लास रोक को दें, थंबनेल नहीं बन पा रही या उसमें हैशटैग वगैरह नहीं डाले जा रहे, सर सीधी क्लास अपलोड कर देते हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सर्चिंग में जाके भी, यानी कि चैनल को सर्च करेंगे, वहां पर जाके भी क्लासेस को ढूंढ के कर लेंगे और बाकी उनके पास नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो पढ़ने वाले बच्चे तो वहां से क्लास ढूंढ सकते हैं, जिसको मेरी क्लासेस जैसे लगे। बाकी धीरे धीरे अपने चीजों को सुधार लेंगे तो आपको मिलती जाएंगी क्लासेस, तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। इस बार थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये सारा जो काम है ना, ये किसके सिद्धांत पे होता है? तो आपको एक ही वैज्ञानिक याद रखना है प्लवन से संबंधित, कौन सा? आर्किमिडीज। कौन सा वैज्ञानिक? आर्किमिडीज। ये वैज्ञानिक था आर्किमिडीज, इसी के सिद्धांत पे हाइड्रोमीटर काम कर रहा है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताते हैं, इसके सिद्धांत पे कुछ एग्जांपल थे। वैसे मुख्य एक एग्जांपल है कि जो जहाज होता है, देखो जहाज कई प्रकार के होते हैं, एक हवाई जहाज होता है, एक पानी वाले जहाज होते हैं, एक वैसे जब नॉर्मल में बोल देते हैं ना किसी को, कहते हैं तो जहाज ही है ना। तो कुछ जहाज वैसे भी होती है, तो अपने उसकी बात नहीं कर रहे, अपने सिर्फ पानी वाले जहाज की बात कर रहे हैं। तो लोहे का जहाज जो पानी में तैरता है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जहाज देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो लोहे का बना हुआ है, फिर भी वो पानी में तैर रहा है। और एक लोहे की छोटी सी कील होती है, उसे आप पानी में डालोगे तो वो पानी में डूब जाएगी। ऐसा क्यों? क्यों हुआ ऐसा? यही तो साइंस है, तभी तो पढ़ने का साइंस का मजा आता है ना। चीजें मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं। ये ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे कल मैंने आपको तारों वाली बात बताई थी ना, वही बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं वो हमें पता होती हैं पर अपने सोच विचार नहीं पाते भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अब एक फिल्म थी 3 इडियट, शायद, हाँ 3 इडियट या फिल्म, तो मैं उस फिल्म की मशहूरी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कुछ मुझे बात याद आ गई। उसमें ना बोलता है कि सर जो हमारी पेन की निब होती है वो अंतरिक्ष में क्यों नहीं चल पाती, या अंतरिक्ष में हम उस पर लिख क्यों नहीं पाते। तो सीधी सी बात है, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती तो घर्षण नहीं होता, घर्षण नहीं होता तो वहां पे लिखा नहीं जाता, बस इस वजह से नहीं लिख पाते। वो शाही है, जैसे निकलेगी तो इधर उधर फैलने लग जाएगी, लिखा ही नहीं जाएगा। यहां पर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि शाही के अंदर इसमें घर्षण लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, इस वजह से लिख रहे हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप देखते हो, लेकिन कभी उसके बारे में देख के ना क्रॉस क्वेश्चन किया करो, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो साइंस है, तभी तो साइंस पढ़ने का मजा आता है। साइंस सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। चलिए अब बच्चे बोलेंगे ज्यादा बात ना करो, टॉपिक पे आओ। तो क्वेश्चन क्या है? लोहे का जहाज पानी में तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है, तो इसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जहाज की बनावट। जहाज जो बनता है एक विशेष आकृति में बनता है। जहाज क्या बनता है? एक विशेष आकृति में बनता है, एक विशेष आकृति में बनता है। देखो कैसे, तो बनावट के कारण क्या होता है? उसकी बनावट ही ऐसी होती है जिसकी वजह से जहाज द्वारा हटाया गया पानी। अब देखो थोड़ा सा इसको समझो आप, कि मान लीजिए, अब वैसे मुझे ज्यादा जहाज बनाना तो नहीं आते, कुछ इस तरह से मान लेते हैं अपने जहाज को, ठीक है। तो ये जहाज द्वारा जितना पानी हटाएगा ना, ये इधर भी पानी हटा रहा है, उधर भी पानी हटा रहा है, इधर भी पानी हटा रहा है, उधर भी पानी हटा रहा है, इधर भी पानी हटा रहा है, उधर भी पानी हटा रहा है, दोनों साइड वो पानी को हटा रहा है, तभी तो वो पानी के अंदर चल रहा है ना, या वो पानी के अंदर तैर रहा है। तो जहाज ने जितना पानी हटाया है, जितना पानी हटाया है, उस पानी का जो भार होता है वो जहाज के भार से ज्यादा होता है। यानी कि जहाज है मान लीजिए 10 क्विंटल का, कितने? 10 क्विंटल का, और ये पानी जो हटा रहा है वो 10 क्विंटल से, इस पानी जो जहाज ने जितना पानी हटाया है उस पानी का जो भार होगा वो 10 क्विंटल से ज्यादा होगा। क्या होगा? 10 क्विंटल से ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, हटाया गया पानी ऊपर की तरफ कौन सा बल लगाता है? उत्प्लावन बल लगाता है। यहां पर नीचे कौन सा बल लगता है? सर भार लगता है। भार को आप गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हो एक प्रकार से,
तो भार लगता है नीचे की तरफ, इधर से उत्प्लावन बल, जो चीज ज्यादा होगी वो चीज तैरेगी। तो पानी द्वारा हटाया गया जो भार का पानी जितना हटाया गया उसका जो बल होता है या उसका जो भार होता है वो ही उत्प्लावन बल होता है। तो उत्प्लावन बल ज्यादा है तो सीधी सी बात है जहाज पानी के अंदर तैरेगा। अब कील क्यों डूब जाती है, सीधी सी बात है, अब कील जो पानी हटा रही है वो कम हटा रही है। कील का भार है मान लीजिए 100 ग्राम, पानी हटा रही है वो 20 ग्राम 50 ग्राम, तो सीधी सी बात है कील डूब गई। समझ में आई बात? उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि वो पानी को ज्यादा हटा रहा है। अगर फिर भी चीज नहीं क्लियर हुई तो आप उत्प्लावन बल को समझ लेना। मान लीजिए जहाज क्या कर रहा है, देखो एक बार फिर से समझो। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जहाज द्वारा हटाया गया पानी का भार, यानी कि अब देखो समुद्र के अंदर जहाज जब एंटर करेगा, जहाज जब समुद्र के अंदर एंटर करेगा तो वो पानी को हटाएगा ना, पानी को हटाएगा। ये बात क्लियर हुई आपके? अब उसने जितना पानी हटाया है अपनी जगह बनाने के लिए, उसने जितना पानी हटाया है उस पानी का भार होगा ना, वो जहाज के भार से ज्यादा होगा। जहाज के भार से क्या होगा, वो पानी ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कौन सा बल लगेगा, उत्प्लावन बल। बल तो दोनों तरफ ही लग रहे हैं, भार का भी लग रहा है उत्प्लावन भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा बल कौन सा लगेगा, उत्प्लावन लगेगा। उत्प्लावन बल की वजह से वस्तु तैरेगी और इसी सिद्धांत पर पनडुब्बी कार्य करती है। बस बात खत्म। तैरने का क्या रीजन है, जहाज की एक ही बात थी। अब तैरने का क्या रीजन है, जो हटाया गया द्रव होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि वस्तु क्यों तैरती है कल। बस वस्तु हटाया गया द्रव वस्तु के भार के बराबर होगा, यानी W बराबर होंगे, W क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है वस्तु ना तो नीचे डूबेगी और ना ही ऊपर रहेगी, वो बीच में तैरेगी। बस वस्तु का गुरुत्व केंद्र, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर होते हैं। बात खत्म, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी, बहुत ही इजी कंसेप्ट था। यहां से अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो पहला हाइड्रोमीटर वाला और दूसरा क्या मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि लोहे का जहाज बना पानी में तैरता है और लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो आप ये बोल देना कि सर जहाज द्वारा हटाया गया पानी का भार जहाज के भार से ज्यादा होता है, इस वजह से उत्प्लावन बल ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से जहाज तैरता है। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक अपना रहेगा, यह टॉपिक होता है कंप्लीट। इसी में जो पदार्थ के सामान्य गुण चल रहे हैं अभी तक, उसमें अगला गुण पढ़ेंगे अपने पृष्ठ तनाव, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से मतलब बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं कि प्रकाश की जो वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल क्यों होती है, पानी जब टपकता है नल से तो वो गोल बूंद के रूप में क्यों टपकता है। आप एक काम करना, गिलास लेना, उसको फुल ऊपर तक भर लेना, फुल ऊपर तक, तो वहां पर ना आपको भरा हुआ गिलास कुछ इस तरह से नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन। सरफेस का मतलब ऊपर, टेंशन का मतलब तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन बोलते हैं जिसे मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकल में समझा भी चुका हूं। सरफेस टेंशन क्या होता है तो वो चीज आपको देख लेना मेरी शॉर्ट्स पृष्ठ तनाव वाली वीडियो में जाके, आपको मिल जाएगा वो चीज। ठीक है, तो इसके बाद फिर भी आपको जो भी चीजें नहीं समझ में आई वो एक बार आप मुझसे और डिस्कस कर लेना। अगर फिर भी आपको लगे कि सर थोड़ा तेज है अभी भी, तो मुझे और कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं और धीरे बोलने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और इसके बाद में अपने देखें तो अपना जो टॉपिक रहेगा इसके बाद में पृष्ठ तनाव ही रहेगा। पृष्ठ तनाव को मैं आपको बता चुका हूं। अब आपके लिए एक दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सुन लो भाई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन है रसायन विज्ञान के पिता कौन है। और पहला क्वेश्चन रसायन विज्ञान के पिता कौन है, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, और तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका तीसरा क्वेश्चन आपको बताएं, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ध्यान से सुन लेना, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं उसको एक कॉपी में आप नोट डाउन करते चले। अपने नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो वैसे ही होता है भाई, वहां से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, क्लासेस को देखते रहें और अपनी बेस्ट तैयारी रखें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।